हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक बहुत ही ग्रैंड वैकेंसी आई है। वैकेंसी आया है 2024 में पैरामेडिकल के लिए। लॉट ऑफ पोस्ट पे हैं और वैकेंसी आया है कहां से सर? केजीएमयू से। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सिचुएटेड है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अब ये वैकेंसी यदि उत्तर प्रदेश से आया है तो क्या मैं केवल यूपी के स्टूडेंट ही इसमें फिलअप कर सकते हैं फॉर्म? नहीं सर, इंटायर ऑफ इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट होंगे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या फॉर्म फी होगी, क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी आया है, एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा, इन सभी निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, इन सभी पर डिस्कशन हम लोग इस कंप्लीट वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप लास्ट तक देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा, ये सारा कुछ भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैकेंसी आया है केजीएमयू से, तो इन्होंने केजीएमयू से वैकेंसी लॉन्च करने के बाद एक बहुत अच्छी बात इन्होंने क्या की कि हेल्पलाइन नंबर और हेल्पलाइन ईमेल आईडी भी लॉन्च करा, ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगा तो आप वर्किंग आवर मतलब 10 AM से लेकर 5 PM के बीच में आप पूछ सकते हैं, इनको कॉल करके भी, मेल करके भी। ठीक है, अब इन सभी चीजों पर तो चर्चा होगी आज डिटेल इस वीडियो में, इस लेक्चर में यही होना है। लेकिन उसके पहले मैं हमेशा एक काम क्या करता हूं कि कोई भी वैकेंसी आता है तो उसको मैं पहले वेरीफाई करता हूं कि आइदर वो वैकेंसी सही है या गलत है, कहीं फॉल्स तो नहीं है। तो पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं सर कि वैलिड वैकेंसी है कि नहीं। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल सा आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आइदर मोबाइल में कीजिए या लैपटॉप में, किसी चीज में कर सकते हैं। ओपन करने के बाद सिंपल सा है सर, यहाँ आपको गूगल पे सर्च क्या करना है? सर्च करना है केजीएमयू। ठीक है, जो केजीएमयू से वैकेंसी आया है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आपको वेबसाइट ओपन होगा www.kgmu.org। ठीक है, बस इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ा देर स्क्रॉल आउट होगा, देन आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा। केजीएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट यही है। ये वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर, कॉर्नर में एक ऑप्शन लिखा हुआ है कैरियर का। आप इस कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। मैं इस कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे कैरियर वाले ऑप्शन पे, देखो यहाँ पर आपको 16 नवंबर 2024 का एक एडवर्टाइजमेंट निकला है, लिखा हुआ है नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिस। इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है अप्लाई नाउ का लिखा हुआ है, और यहाँ इंपोर्टेंट डेट में लिखा हुआ है दिसंबर, लास्ट डेट 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2024। उस पर अभी मैं बात करूंगा। सबसे फर्स्ट वन आपको ये जो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है ना सर, इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। नया होम डैशबोर्ड ओपन होगा। जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होगा, ये पेपर में इन्होंने कटिंग रिलीज किया था 22 अक्टूबर 2024 को, उसको भी इन्होंने अटैच किया है। यहाँ पर दो चीजें लिखा हुआ है सर, एक है ब्रोक्योर फॉर नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट और एक है सिलेबस फॉर द नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट। मतलब डिटेल नोटिफिकेशन और सिलेबस दोनों इन्होंने दिया हुआ है। क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे सर, जो मैं अभी आपको पीडीएफ दिखा रहा था वहां पर, ये देखो वही पीडीएफ ओपन हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर वो पीडीएफ अवेलेबल है, मतलब कि वैकेंसी रियल है। ये डाउनलोड का आइकॉन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे आपको डाउनलोड हो जाएगा। सिमिलरली आपको दूसरा चीज जो यहाँ पर दूसरे नंबर पे दिया गया है, ये सिलेबस। अगर सिलेबस डाउनलोड करना है तो इस पे अगर क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आपको सिलेबस ओपन हो जाएगा। जो पोस्ट पे वैकेंसी आया है देख लो सर, ये सिलेबस पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके भी डाउनलोड आइकन पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। अब इतना सा तो बात पता चल गया कि ये वैकेंसी रियल है। चलो, अब ये पता चल गया कि रियल है, तो फिर हम लोग आ जाते हैं अपने डिटेल पीडीएफ पे। डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि किन किन पोस्टों पर जो है ये वैकेंसी आया है। उससे भी पहले आपको पता चलना चाहिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दिसंबर 31 2024। आज मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूं 18 नवंबर 2024 को। कब सर? 18 नवंबर 2024 को मैं आपको ये बता रहा हूं। 18 नवंबर 2024 से आज इन्होंने मेंशन किया है 31 दिसंबर 2024 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, लेकिन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट कब है इन्होंने मेंशन नहीं किया। लगभग हर एक फॉर्म जो स्टार्ट होता है वो एक महीना का तो रहता ही है। तो 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है, तो मान के चलो कि 30 या 31 नवंबर से, नहीं तो 1 दिसंबर 2024 से फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे होगा सर? अब हो सकता है आज में वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है उस समय स्टार्ट भी हो गया होगा। आज 18 नवंबर को, अगर 18 नवंबर को देख रहे हैं तो आज फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, केवल डिटेल ही अवेलेबल है। डिटेल कहां पर अवेलेबल है सर? जो वेबसाइट में भी बताया। अब यदि 1 दिसंबर को मान के चलो कि 1 दिसंबर से हो सकता है 31 दिसंबर 2024 तक, एक महीने का टाइम रहता है, 1 दिसंबर से अप्रोक्स मान के चलो कि फॉर्म फिल स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक, फॉर्म फिल स्टार्ट होगा तो फॉर्म फिल करेंगे कैसे? अगेन यही आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना सर, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो जो अभी हमें एक नया सेक्शन ओपन हो रहा है, नया जो डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, यहाँ पर जो आपको केवल दो ही ऑप्शन है, एक डिटेल नोटिफिकेशन का और एक सिलेबस का। थर्ड यहाँ पर और ओपन हो जाएगा आपको अप्लाई द ऑनलाइन फॉर्म का। अभी अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का नहीं है ऑप्शन, आ जाएगा और वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के क्या क्या स्टेप्स हैं अभी मैं डिटेल वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। देखिए सर, मैं जब लेक्चर बनाता हूं ना आपको किसी वैकेंसी का, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि उसकी कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, थोड़ा सा छोटा सा भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो। पूरी डिटेल बताता हूं एक ही वीडियो में। ठीक है, वीडियो लंबा भी होता है तो डोंट वरी, आप तो अगर जिसको सारे चाहिए डिटेल वो देख सकता है। एक स्पेशल नोटिस इन्होंने दिया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट आया था 156/E 2022, यानी 2022 में आया था। 157E, 158E, 75B ए एंड 175B, ये 4 वैकेंसी था, 1 2 3 4, ये चारों वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था 30 नवंबर 2022 को। ये था ऑर्डर
गवर्नमेंट का ऑर्डर डिटेल, उस ऑर्डर डिटेल के बिहाफ में जो था इस वैकेंसी को कैंसिल किया गया था। हो सकता है उस वैकेंसी को कैंसिल होने के बाद रीसमराइज करके ये वैकेंसी रिलीज किया गया। ठीक है, वैकेंसी कंप्लीटली गवर्नमेंट है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है और अच्छा खासा पे स्केल भी इसमें मिलेगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे तो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा ओनली ऑनलाइन होगा। KGMU जो वेबसाइट है जहां मैं अभी वेबसाइट ओपन किया था, वही वेबसाइट आप ओपन करेंगे और उससे केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन मोड का फॉर्म जो है हार्ड कॉपी एक्सेप्टेड नहीं होगा अंटिल द सिलेक्शन, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात हम जानते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आई है। सर देखो सर, वैकेंसी जो है वो लगभग 17 पोस्ट पे, कितना है सर, 17 पोस्ट इसमें मेंशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर स्टार्ट होता है, आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट नंबर है 37R, 37R 2024, 38R 2024। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सभी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल होंगे, आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या हमारा जो रैंक प्लस द लर्निंग ऐप जो एप्लीकेशन है वहां पर भी 2.0 3.0 दोनों बैच में जो है वैकेंसी अपडेट वाले सेक्शन में वहां पर भी ये पूरी वीडियो आपको अवेलेबल होगा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पर जाकर के वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी PDF को डाउनलोड कर सकते हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक ना। अब वैकेंसी नंबर, सबसे पहला वैकेंसी जो है वो टेक्निकल ऑफिसर का 4 पोस्ट की वैकेंसी है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन है। ठीक है सर। 38/R दूसरा वैकेंसी है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का 49 पोस्ट पे वैकेंसी है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है 10+2 विद साइंस। सबसे पहले स्टूडेंट को 10+2 साइंस से होना चाहिए, मैथ या बायोलॉजी किसी से भी चलेगा, साइंस से होना चाहिए। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स से है आपका तो आप एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक, 10+2 साइंस से होने के बाद जो है आपको DRIT होना चाहिए, 2 साल का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटली रेगुलर होना चाहिए, है ना, 1 साल वाला नहीं चलेगा, 2 साल का DRIT आपने किया है और उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस आपको एज ए रेडियोग्राफर होना चाहिए। अगर ये 3 क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने DRIT नहीं, सपोज BRIT किया, ठीक है, तो BRIT वाले भी कम से कम मिनिमम 3 साल के ऑनर्स वाले जो किए हैं BRIT वो एप्लीकेबल है इसमें। अब इसमें क्या होगा सर, अगर BRIT आपने किया है तो इसमें ये 2 चीजें लैप्स हो जाएगी, मतलब डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस खत्म। आप या तो 10+2 विद साइंस किए हैं और 3 साल का आपको BRIT है, आप एप्लीकेबल हो अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म में। क्लियर है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट वन पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी का, इसमें 20 पोस्ट पे वैकेंसी है, सिमिलरली वैसा ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया, 10+2 साइंस से होना चाहिए, DRIT होना चाहिए 2 साल का और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं है तो सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको BSc RIT होना चाहिए और साइंस 12 से होना चाहिए, फिर आप इसमें एप्लीकेबल हो सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर की, जो ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए BSc ऑप्टो जिसने किया होगा वो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर ENT की, बहुत सारे वैकेंसी है, मैं सभी वैकेंसी के नाम बता देता हूँ, स्पेशली जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो वैकेंसी है उसमें मैं डिटेल भी अभी बताऊंगा। ठीक है, अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, हम लोग जिसकी इंतजार कर रहे हैं, वो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 42/R 2024 और 43/R 2024। 2 पोस्ट की वैकेंसी हमारे लिए। कौन कौन सा पोस्ट है सर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट 6 लेवल का पे होगा और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ये 2 वैकेंसी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और जूनियर। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की 29 पोस्ट पे वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 14 पोस्ट है, EWS के लिए 7 है, OBC के लिए 7 है, सॉरी EWS के लिए 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 7 है, SSC के लिए 6 वैकेंसी है। अगेन जो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है सर, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 7 पोस्ट पे वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 5, OBC के लिए 1 और SSC के लिए 1 वैकेंसी है। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि वैकेंसी उत्तर प्रदेश से, मैं हूं महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, बिहार से, झारखंड से, तो मैं किस कैटेगरी में अप्लाई करूंगा, उस पर भी थोड़ा सा वेट करो, डिस्कशन करूंगा कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करोगे। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, जो सीनियर है, ठीक है, 29 पोस्ट पे जिसकी वैकेंसी है, उसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट पे। यहाँ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए सर, BMLT के लिए, या जिसको आप BSc MLT भी कहते हो, बोथ आर सेम, इनके लिए। या एक और सबसे अच्छी बात, इन्होंने क्या करे, एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है UGC जो रिकमेंड करता है BMLS, उस कोर्स को क्या बोलते हैं सर, BMLS, बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अगर आपने BMLT किया है या BMLS किया है, दोनों में से कुछ भी किया है, और आपका डिग्री जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, या आपका रजिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रहे, इसमें DMLT वाले नहीं कर सकते हैं, केवल BMLT वाले ही कर सकते हैं। क्लियर हुआ सर। अब पहले आपको डिग्री कंप्लीट करना है। अब इन्होंने इसमें ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है क्या कि आपको 10+2 साइंस से होना चाहिए, आर्ट्स से होना चाहिए, कॉमर्स से होना चाहिए। यदि आपने किसी से भी किया है, ठीक, चाहे साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, 12 जो है आपका वो किसी भी स्ट्रीम से है, क्या मैं लिख रहा हूं प्यारे, 12 आपका किसी भी स्ट्रीम से है, बस आपका BMLT होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है सर, BMLT के साथ BMLT या BMLS होना चाहिए। इन दोनों के अलावे प्लस एक और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आपको एक्सपीरियंस इन लैबोरेटरी अटैच विद हॉस्पिटल मिनिमम 100 बेडेड। आपको इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है सर, क्योंकि सीनियर पोस्ट पे वैकेंसी। एक्सपीरियंस कितना का होना चाहिए सर, मिनिमम जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस में कंडीशन है 100 बेडेड हॉस्पिटल का ही एक्सपीरियंस जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, 100 बेडेड हॉस्पिटल का ही एक्सपीरियंस जो है वो मान्य होगा।
इसलिए मैं हमेशा आपको फ्रेशर्स को सजेशन देता हूँ कि जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है ना, आप पहले पैसा कमाने पर ध्यान मत दो, 100 बेडेड मिनिमम हॉस्पिटल होना चाहिए, वहां ज्वाइन करो, 2 साल का तो एक्सपीरियंस लो ही लो। लगभग वैकेंसी में एक्सपीरियंस आप मांग रहा है, तो जिनको 100 बेडेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, कब से, जब से कोर्स फिनिश हुआ है उसके बाद से, ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट होने के 2 साल पहले से आप जॉब कर रहे थे एक्सपीरियंस काउंट होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट समझ में आ गया। सेकंड है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जिसपे 7 पोस्ट पे वैकेंसी है। ये वैकेंसी डीएमएलटी वालों के लिए है। किसके लिए है सर? डीएमएलटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इनके लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले आपका 10+2 जो है वो साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कुछ भी हो। मतलब आप 10+2 जो है वो केवल जो बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैथ वाले नहीं। 10+2 किससे होना चाहिए सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, या कोई बायोटेक्नोलॉजी से किया वो भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक, पहला आपको 10+2 साइंस से होना चाहिए विद बायोलॉजी। दूसरा है आपको 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का रेगुलर डीएमएलटी होना चाहिए, 1 साल वाले नहीं, या रेगुलर नहीं होगा तब भी नहीं। ठीक है, दूसरा क्वालिफिकेशन ए है। थर्ड वन क्वालिफिकेशन है कि 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी सेम वही है 100 बेडेड हॉस्पिटल से। यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, यहाँ कितना सर? 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही कंडीशन है 100 बेडेड हॉस्पिटल से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आ गया? डिप्लोमा आपने किया है, उसके पहले आपका अगर 12 किसी से भी है एक्सेप्ट ऑफ पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा अगर किसी से भी है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, आप नहीं कर सकते हो इसमें अप्लाई। 10th के बाद आपने 12th किया ही नहीं और सीधा डिप्लोमा कर लिया है, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है सर 44/R ओटी असिस्टेंट की है, 65 पोस्ट पे वैकेंसी है। अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप चेक कर लेंगे बच्चे। ठीक है, 45/R जो है टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन का है, आप अपना भी चेक कर लेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 4 पोस्ट पे है। 45/R जो न्यूक्लियर मेडिसिन मैंने बता दिया। 46/R जो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 डेंटल के लिए, 4 पोस्ट पे वैकेंसी है। 47/R जो है टेक्नीशियन डायलिसिस के लिए, 36 पोस्ट पे वैकेंसी है। आपका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है। 48/R मेडिकल सोशल ऑफिसर का है, जो 23 पोस्ट पे वैकेंसी है, सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है। 49/R जो है रिसेप्शनिस्ट का है, 23 पोस्ट पे वैकेंसी है। 50/R फार्मासिस्ट का ग्रेड 2 38 पोस्ट पे वैकेंसी है। आपका भी यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप इसको चेक कर सकते हो। 51/R लाइब्रेरियन का है, 4 पोस्ट पे वैकेंसी है। 52/R असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का है, 11 पोस्ट पे वैकेंसी है। आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। 53/R कंप्यूटर प्रोग्रामर का है, 7 पोस्ट पे वैकेंसी है। आपका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है। ये टोटल वैकेंसी था 17 पोस्ट पे। होप तो आपको सब समझ में आ गया होगा। जिस जिस कैटेगरी से जो स्टूडेंट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वाले पे, जो हमने एक्सप्लेन कर लिया। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट नहीं, ये तो सबके लिए इन्फॉर्मेशन कॉमन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की होप से सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन आता है कि एप्लीकेशन फी क्या होगी, सबके लिए सेम है, कोई अलग अलग नहीं होगा। अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 2000 रुपए आपको एप्लीकेशन फी लगेगा, 360 रुपए जीएसटी लगेगा, टोटल 2360 रुपया लगेगा। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 1200 रुपए आपका एप्लीकेशन फी होगा, 216 रुपया 18% जीएसटी होगा, 1416 रुपए आपको एप्लीकेशन फी लगेगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आता है वो आता है रिजर्वेशन का। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं किसी स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूजन होगा कि मैं सर बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, या बंगाल से हूँ, या महाराष्ट्र से हूँ, या जम्मू कश्मीर कहीं से भी हूँ, और मैं कैटेगरी बिलोंग करता हूँ एससी या ओबीसी, तो जब मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा इसके जीएमयू वाले में, तो मैं क्या ओबीसी या जिस एससी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं उस कैटेगरी में अप्लाई करूंगा? बिल्कुल नहीं। इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि वे स्टूडेंट जिनके पास जो है उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल अवेलेबल है, मतलब अगर यूपी का आपको रेसिडेंस है आपके पास, तभी आप रिजर्वेशन कोटा में अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी स्टेट से होंगे, आपको अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा, और आप जो है अनरिजर्व कैंडिडेट का ही फी सबमिट कीजिए और अनरिजर्व कोटा में ही अप्लाई कीजिए। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो अदर देन यूपी, और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो, आपको अनरिजर्व ही एक्सेप्ट किया जाएगा और अनरिजर्व कैटेगरी में ही आप अप्लाई करना। अदरवाइज फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है। फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना। क्यों फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना है सर? आता हूं उस पर भी, क्यों ध्यान से फिल करना है। पहले एज लिमिट आपको बता देता हूं कि किस पोस्ट में क्या एज लिमिट है। सबके लिए समान दिया इन्होंने। मिनिमम एज जो है वो आपको 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है आपको 40 ईयर होना चाहिए। लेकिन कब तक? 1 जुलाई 2024 तक। फॉर एन एग्जाम्पल, वैकेंसी कब आया है सर? अक्टूबर में 24 में, और एज लिमिट जुलाई 24 तक, तो बहुत बढ़िया है। क्यों है? सपोज एक एग्जांपल में देखता हूं, 1 जुलाई 2024 को आपको 40 साल हो गया था, ठीक है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी नवंबर चल रहा है, 4 महीना और बीत गए, अब आपको 40 साल 4 महीना हो गया, ठीक है सर, और दिसंबर में फॉर्म फिल हो रहा है, 40 साल 5 महीना हो गया, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि 1 जुलाई 2024 तक आपका 40 साल ही था। 5 महीने इधर बढ़ के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने लास्ट डेट 1 जुलाई 24 ही रखा। अगर 1 जुलाई 24 तक सपोज आप 17 साल 6 महीना के थे, ठीक है, अब जुलाई से लेकर दिसंबर आते आते जब तक फॉर्म फिल स्टार्ट हो, तब आप 18 साल के हो गए। मिनिमम कब दिया है? 18 साल। लेकिन आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 जुलाई को आप 17.5 साल के ही थे। 1 जुलाई को आपको 18 साल भी कंप्लीट हो जाना चाहिए और 40 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ एज लिमिट के लिए। इन्होंने एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया है कि अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप दिव्यांग है तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा।
लेकिन ये रिजर्व बच्चों पर ही है जो केवल उत्तर प्रदेश डोमिसाइल से बिलोंग्स करते होंगे। ऑलराइट, होप सो आपको एज लिमिट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन फॉर्म फिल जैसे ही स्टार्ट होगा क्या क्या चीजें आपको पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए। सबसे फर्स्ट वन आपको रिसेंट का स्कैन फोटोग्राफ आप इकट्ठा कर लो, बना लो, ठीक है। उसकी साइज यही होनी चाहिए, फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होनी चाहिए, ठीक। 80 केबी से ऊपर का फोटो नहीं होना चाहिए। अपना सिग्नेचर स्कैन कर लो, उसको भी 80 केबी से एबव का नहीं होना चाहिए, ठीक। एक वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपको होना चाहिए। ध्यान से सुनो, जब भी फॉर्म फिल करने जाओगे ना तो अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर करेक्ट डालना, उसमें कुछ भी हो जाए मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे अपडेट जो है फर्दर ईमेल आईडी और फोन नंबर से ही होता है। अगर वो गलत हो जाएगा ना, आप सिलेक्टेड स्टूडेंट को डिसलेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म फिल करते समय ये बात का जरूर ध्यान रखना। अपना जो भी आपके मार्कशीट हैं, जैसे कि आपको 10th के सर्टिफिकेट हो गया, 12th डिप्लोमा का हो गया या ग्रेजुएशन का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट का, जितने भी हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उनको स्कैन कर लो और स्कैन करके रख लो। उसके अलावा यदि आप कैटेगरी वाइज पे हैं, जैसे कि आपको SC/ST का सर्टिफिकेट है, आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लगाना है, या आपको इनकम का सर्टिफिकेट लगाना है, EWS का लगाना है, वे सभी भी अपना स्कैन कर लेंगे। जो अदर स्टेट के होंगे उनको इस सबकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि अनरिजर्व के लिए इसमें से कुछ भी नहीं लगता है। ना आपको कास्ट लगना है, ना आपको रेसिडेंस लगेगा, है ना, ना आपको EWS लगेगा, ना आपका SC/ST सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं लगना है। तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। इतने सारे फिलहाल जो है आपको डॉक्यूमेंट पहले प्रिपेयर कर लेना होगा। अब स्टेप्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे होगा सर? जैसे जो मैंने अभी आपको लिंक बताया था लेक्चर के शुरू में ही, जो आपको यहाँ पर लिंक देगा सर, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करोगे आपको लिंक ओपन हो जाएगा। लिंक ओपन करने के बाद जो है आपको सबसे फर्स्ट वर्क क्या करना है, उसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा इस वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में वही ईमेल आईडी, नाम, जो एंट्री मांगेगा आप दे लोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा, ईमेल आईडी, उस पर आपका जो है आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसी आईडी और पासवर्ड से क्या करोगे, अगेन वहीं पर साइन अप करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद कंप्लीट जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। फिल करना है बहुत ही केयरफुली। क्यों फिल करना है? क्योंकि एप्लीकेशन फिल होने के बाद पेमेंट होगा, ठीक है। पेमेंट आप सबमिट करोगे और पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिशन होगा फॉर्म का। यदि आप फाइनल सबमिट कर दोगे फॉर्म को, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्यों मैं बोल रहा हूं कि बहुत केयरफुली फिल करना है। ये आपको इरिटेशन भी लग रहा होगा, सर बार बार कह रहे हैं। मेरे पास कई एप्लीकेशन हर हमेशा जो फिल होता है, कई सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर मैंने फादर नेम गलती कर दिया, मदर नेम गलती कर दिया, खुद का नाम गलती कर दिया, मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, या 10th के सर्टिफिकेट की जगह पर डिप्लोमा अपलोड कर दिया। अब क्या होगा सर? अब क्लियर मान लो कि फॉर्म कैंसिल होगा। क्यों मैं कहता हूं केयरफुली? इसीलिए क्योंकि एक बार यदि आपने फॉर्म फी एंड एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, पेड कर दिया, पेमेंट पेड कर दिया और फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। इसलिए फाइनल सबमिट वाले स्टेप पे जाकर के उसको सबमिट करने से पहले 2-3 बार फॉर्म को चेक कर लेना कि सब कुछ करेक्ट है, फिर फाइनल सबमिट करना, क्योंकि एडिट का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा आपको। ऑलराइट सर, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जो है इन्होंने मेंशन किया है कि सही अमाउंट में होना चाहिए, सही फॉर्म जो होना चाहिए। सबमिट कर देने के बाद जो है आपको जो एग्जाम कहाँ होगा, एग्जाम ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि मैं बंगाल से हूँ तो मुझे एग्जाम कहाँ देने जाना होगा। मोस्ट ऑफ मान के चलो कि KGMU एग्जाम जो है अपने यहाँ ही कंडक्ट करवाएगा, मतलब लखनऊ में ही कंडक्ट करवाएगा। हालांकि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि टेस्ट एंड सिटी सेंटर विल एलोकेटेड बाय द KGMU लखनऊ। ये अपने पास उनकी रिजर्व राइट है। आपको टेस्ट कहाँ होगा, किस सिटी में होगा, वो ये लोग आपको वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे या आपका एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, ये बताएंगे। अभी पता नहीं किन किन सिटी हो सकता है, 8-10 सिटी में भी एग्जाम करवा सकते हैं, या नहीं तो फिर लखनऊ में ही करवाया जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन देम। ठीक है सर, क्लियर हो गया आपको? ऑलराइट। एडमिट कार्ड की इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एडमिट कार्ड जो है आपके ईमेल आईडी या फोन नंबर पर नहीं सेंड किया जाएगा। एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा, अभी कोई डेट मेंशन नहीं है, जब रिलीज होगा आपको वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना है। इसी KGMU के वेबसाइट पे एडमिट कार्ड भी अवेलेबल होगा, आप वहीं से डाउनलोड करोगे। ठीक है, जो आईडी आपको दिया गया वो आईडी सेव रखना। ऑलराइट सर, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एग्जाम पे कि सर एग्जाम होगा कैसे। सबसे फर्स्ट में सिलेक्शन के लिए एग्जाम होगा CRT। क्या एग्जाम होगा सर? कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसको हम बोलते हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है इसमें 2 घंटे का समय होगा, यानी कि 60 दूना 120 मिनट जो है वो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सर? 100 मार्क्स के मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे सर? 100 होंगे। कितने होंगे सर? 100। यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। सभी के सभी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQs होगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 चॉइस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ये जो भी क्वेश्चन है 100, वो आपको 120 मिनट में सोल्व करना है। टाइम तो सफिशिएंट दिया हुआ है इन्होंने। जो भी एग्जाम होगा, चाहे टेक्निकल पार्ट का हो या नॉन टेक्निकल का, पैटर्न समझा रहा हूं, वो आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश, आपको जिसमें सूटेबल है उसमें एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा सर? पैटर्न बहुत क्लियर है। 100 नंबर का एग्जाम है जिसमें 60 मार्क्स के जो 60 क्वेश्चन होंगे, जो 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन होगा वो होगा आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड। मतलब कि आपने BMLT या DMLT किया है या BMLS किया है तो उससे क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे नॉन टेक्निकल पार्ट से। क्या आएंगे? नॉन टेक्निकल पार्ट से। नॉन टेक्निकल पार्ट से 10 मार्क्स होगा जनरल इंग्लिश से, 10 मार्क्स होगा जनरल नॉलेज से, 10 मार्क्स होगा रीजनिंग से और 10 मार्क्स होगा मैथमेटिक्स से। रीजनिंग, मैथ, इस समय कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सिलेबस होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आपको पहले भी दे चुका हूं। सभी के लिए कॉमन वो होगा, किस बुक से पढ़ना है, सब कुछ मैंने गाइड कर रखा है आपको, ये सारा कुछ। ठीक है, 40 मार्क्स।
वो आपको रैंक प्लस ऐप पर भी मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। आप ढूंढो वो वीडियो, देखो कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस भी मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है, और किस किस बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक। अब आई 60 मार्क्स की ए वाला जो मेन पार्ट है, इसको कहां से पढ़ना है सर? इसको पढ़ने के लिए सिंपली आप रैंक प्लस द लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके लैब फाउंडेशन बैच 2.0 ज्वाइन करके, ध्यान से सुने, अभी रिसेंट वैकेंसी है उसके लिए 2.0 ज्वाइन करना है, 3.0 नहीं ज्वाइन करना है। 3.0 2 साल के बाद की वैकेंसी के लिए ज्वाइन करनी है, ठीक है। इस कोर्स में सारे आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स की फैसिलिटीज दी जाती है। इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट की भी फैसिलिटीज दी जाती है। ऑनलाइन टेस्ट में जो एमसीक्यूज मिलेंगे उनके पीडीएफ सॉल्यूशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एवरी फैसिलिटी जो है इस बैच में अवेलेबल है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ से क्लास ज्वाइन करके। अब जो ये एग्जाम होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का 2 घंटे में, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हुई? डेफिनेटली होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1 मार्क्स काट लिया जाएगा आपको, 1/3 जो है इसका नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर 3 क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए एक सही क्वेश्चन जो है वो आपको रॉन्ग हो जाएगा। लगभग आप मान के चलो 0.33 जो है इसका नेगेटिव मार्किंग है। कितना? 0.33, क्योंकि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 1.0 अप्रोक्स आ जाएगा। मतलब 3 गलत क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग पता चले सारा सही क्वेश्चन ही ना गलत हो जाए। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर सवाल और आता है, क्या सवाल आता है सर कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे फर्स्ट वन सिलेक्शन कैसे, मैंने बताया सीआरटी पे होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। ये कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है सीबीटी भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, या हैंड रिटेन वाला भी हो सकता है। हैंड रिटेन का मतलब क्या है? ओएमआर वाला जो एग्जाम होता था ना, वो वाला भी। इसको भी इन्होंने मेंशन कर रखा है क्लियर। कहां पे मेंशन कर रखा है? यहीं पे देखो, एग्जामिनेशन विल बी आइदर कंप्यूटर बेस्ड और पेन एंड पेपर फॉर्मेट। सीबीटी से भी हो सकता है, पेन फॉर्मेट से भी हो सकता है, वो जिससे हो जाए, आपको तो एग्जाम देना है सर, उसमें क्या कंफ्यूजन है। तो सिलेक्शन जो होगा सबसे फर्स्ट वन सीआरटी में आपने कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में जितना मार्क्स लाया है उसी के बिहाफ पे होगा। इसमें कोई भी जो है वो आपको इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ये वैकेंसी बी और सी कैटेगरी में, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरव्यू का एक रूल आया था यूपी में, वो इंटरव्यू अब नहीं होगा, केवल सीआरटी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट बनने का वो जो रिजल्ट आउट होगा, रिजल्ट आपको वही वेबसाइट पे दिखेगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकली आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब नोट की हमको अपॉइंटमेंट मिल गया, सिलेक्शन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। हो सकता है अपॉइंटमेंट लेटर आपको आपके ईमेल आईडी पे सेंड किया जाए, ठीक। अगर वो अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया फिर आपको सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जो है आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए थे उस समय का थंब, एग्जाम देने गए थे उस समय का थंब, मल्टीपल स्टेजेस का थंब जो है उसमें मैच किया जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर एग्जाम होगा कब, सब आप बता दिए, इस पे अभी तक आपने डिस्कशन या चर्चा नहीं किया है। देखो मेरा ऐसा अनुमान कहता है, देखो ऐसा कोई आयोग ने ना मुझे बताया नहीं है कि सर जी हम इतने तारीख को एग्जाम लेने जा रहे हैं। तुम आप लोग ऐसा मत कर देना फिर बाद में मैसेज करने लगे। स्टूडेंट ने बाद में मैसेज किया था, आप तो बता रहे थे कि जनवरी में एग्जाम होना है, ये तो ले रहे हैं अप्रैल में एग्जाम। क्या आपको पता है? भाई हमें कुछ नहीं पता होता है। हमें क्या, दुनिया के किसी भी टीचर को नहीं पता होता है, आयोग की बात है, ठीक है। वो अपना बस एक्सपीरियंस एंड डेटा पे आपको बता रहा है, आप उस डेटा, अब जनवरी की जगह पे मार्च में एग्जाम हुआ तो और अच्छी बात है ना कि 2 महीने ज्यादा समय मिल गया, लेकिन ये एक एजम्पशन डेट है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 31 दिसंबर 2024 तक तो सर ये फॉर्म ही सबमिट कर रहे हैं। क्या सर यहाँ तक फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, ठीक है। जनवरी 2025 में जो है आपके फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा, ऑलराइट, पूरा जनवरी। फैब में मान के चलो, फैब 2025 में मान के चलो कि क्वेश्चन प्रिपेयर होगा। क्या होगा? क्वेश्चन एज वेल एज सेंटर अलॉकेट होंगे। बहुत सारा काम होता है उसमें सर, सेंटर अलॉकेट करना है, एडमिट कार्ड बनाना है, एडमिट कार्ड प्रिपेयर करना है, ठीक ना। आप मान के ऐसा एज्यूम मान के चल सकते हो कि अगर बहुत फास्टली काम हुआ गवर्नमेंट में तो मार्च 2025 तक जो है, यानी होली तक, मार्च 2025 में, मार्च तक लगभग होली होता है, होली के पहले बोलो या बाद बोलो, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो एग्जाम हो सकता है। अभी है नवंबर मिड पर हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 से 5 महीना आपके पास पढ़ने के लिए है। अगर आपके पास कंटेंट है तो वहीं से स्टार्ट कर दो, नहीं है तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, वहां से स्टार्ट कर दो। सिलेबस इन्होंने जो है बहुत ही क्लियरली मेंशन कर रखा है। जो टेक्निकल पार्ट का है कोर सब्जेक्ट में, जिसमें कि जो हम पढ़ाते हैं आपको सारे सब्जेक्ट, सारे वही टॉपिक्स मेंशन है। ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरिया हो गया, इम्यूनो हो गया, पैरासाइटो हो गया, है ना, माइकोलॉजी हो गया, देन आपको ब्लड बैंक है, हिमेटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, हिस्टो है, साइटो है। यही सारे सब्जेक्ट्स जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। एवरी टॉपिक्स, ये सिलेबस जो इन्होंने दिया हुआ है वो भी आप रैंक प्लस ऐप से डाउनलोड कर सकते हो या टेलीग्राम हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करो, डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस। नहीं तो लैब फाउंडेशन 2.0 का पहले से सिलेबस हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, 3.0 का भी अवेलेबल है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, वही सिलेबस है, सेम है, ठीक, जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है, आपको समझ शंका होगा कि सर मैं जो हूँ 2.0 ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक, और मैं जूनियर वाले पे एप्लीकेबल हूँ, तो क्या दोनों के लिए सिलेबस सेम होगा? बिल्कुल दोनों के लिए सिलेबस सेम है। इन्होंने क्लियर मेंशन भी कर रखा है, चाहे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या जूनियर के लिए, दोनों के लिए उन्होंने मेंशन किया है कि सिलेबस इज एसेंशियली द सेम फॉर द मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। सिलेबस जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए सेम ही होगा, चाहे जूनियर के लिए हो या सीनियर वाले पे आप अप्लाई कर रहे हो।
डिफरेंस क्या होगा, हाउएवर लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर विल बी लोअर इन द जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। जूनियर वाले में क्या होगा, थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड जो होगा लोअर होगा कंपेयर टू सीनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट से, ठीक है, बस डिफरेंस इतना ही होगा। टॉपिक सबके सेम होंगे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। इट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, होप सो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी लेकिन पहले पूरा वीडियो देखना, लेकिन फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन बचता है तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं, कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी पहले आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि 2 मिनट वीडियो देखने के बाद ये मत पूछ देना कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सर वो सारा कुछ वीडियो में डाला हुआ रहता है, एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। आप एक बार पूरी अगर वीडियो बिना स्किप किए देख लिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए सर, आपको इन शुभकामनाओं के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। आप पढ़ें, मेहनत करें, बिना पढ़ने या मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा। केवल फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं मिलता है, सिलेक्शन उन्हीं को मिलता है जो प्रिपरेशन करते हैं, और जो पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं ना उनके चांसेस और भी ज्यादा होते हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है सर, प्रिपरेशन करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।